गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सभी कैसे हो? विद्या शक्ति के विज्ञान के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे जंतुओं और पादपों में परिवहन के बारे में। तो आज भी एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास है। उसके साथ साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा और हम अभ्यास प्रश्न भी आज करने वाले हैं। तो चलिए, आज के विचार से ही आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज की जो है मेन थॉट क्या है। आज का विचार है, छोटे कदम ही बड़ी मंजिल की ओर ले जाता है। स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग डेस्टिनेशन। तो बेटा, आप जितना छोटा कदम भी रखो, आप एक बड़ी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं, हम छोटे हैं। हम छोटे छोटे कार्यों को ही एक समय पर कर सकते हैं। ये सोचकर कभी भी दुखी ना होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि आप किसी भी मंजिल को पाने के लिए एक छोटा सा कदम भी रखते हैं, पूरे मन से, पूरे लगन से, पूरे विश्वास से अगर आप उसको रखते हैं, तो आप जरूर एक न एक दिन उस मंजिल तक, जहां पर आपकी सोच है, जहां पर आपने सोच रखा है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, आपकी जो अभिलाषा है, वहां तक आप जरूर पहुंच जाओगे। तो इसी शुभ विचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पिछले क्लास में आपको याद है, आपने पढ़ा था मानव उत्सर्जन यंत्र तंत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें कि हमने किडनीज के बारे में, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, मूत्र रंध्र आदि के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था पादपों में परिवहन, है ना, पादपों में पदार्थों का परिवहन। तो पदार्थों का परिवहन यानी कि भोजन और पानी का परिवहन के बारे में हमने पढ़ा। तो पादपों में क्या पढ़ा था बेटा? दो प्रकार के जो वेसल्स होते हैं, एक को जाइलम वेसल कहा जाता है, दूसरे को फ्लोएम वेसल कहा जाता है ना। तो जाइलम का क्या कार्य है, फ्लोएम का क्या कार्य है, ये भी हमने पढ़ लिया। जाइलम क्या करता है बेटा? जो रूट्स द्वारा, जो पादपों के जो मूल रोमों द्वारा, यानी कि जो जड़ों में मूल रोम होते हैं, उनसे एब्जॉर्ब किया हुआ जो पानी और खनिज पदार्थ है, वो पौधों के सारे भागों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम वेसल्स करते हैं। और भोजन जो कहाँ पर निर्मित होता है बेटा? भोजन जो पत्तियों में निर्मित होता है, प्रकाश संश्लेषण के कारण जो होता है, वो भोजन जो पादप है उसके सारे शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। तो ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। बेटा, आज हम देखेंगे कि जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों का निष्कासन किस रूप में होता है, कैसे होता है, कौन से केमिकल्स हैं जो उनके शरीर से बाहर निकलते हैं, जो उनके शरीर के लिए हानि पहुंचाते हैं। तो ये विधि जो है ना, जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है, यानी कि किस जीव को कितना जल, कितने जल की उपलब्धता है, उस पर निर्भर करता है उसका अपशिष्ट पदार्थ जो है वो कैसा होगा, किस प्रकार का रासायनिक पदार्थ जो है उनके शरीर से बाहर निकाला जाएगा। उत्सर्जित अपशिष्ट का मतलब क्या है बेटा? उत्सर्जित अपशिष्ट यानी कि जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है ना, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हीं को हम उत्सर्जित यानी कि बाहर निकालने वाले जो अपशिष्ट होते हैं, उसी को उत्सर्जित अपशिष्ट कहा जाता है। और ये उत्सर्जित अपशिष्ट किस रूप में, किस किस जंतुओं में होते हैं, जरा देखते हैं। तो जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की जो विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। क्या कहा मैंने आपसे? कि उनके शरीर से जो अपशिष्ट रसायन होते हैं, एक्सक्रीटरी जो केमिकल्स होते हैं, उनका जो निष्कासन होता है, उनका बाहर निकलना जो होता है, वो किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? डिपेंड्स अपॉन वाटर, है ना, जो उनकी जो पानी की जो उपलब्धता होती है उस पर वो निर्भर करता है। ठीक है। मछली जैसे जलीय जंतु जो होते हैं, वो कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। तो मछलियों की अगर हम बात करें, फिशेस की बात करें, तो वो जलीय जंतु है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है। तो उनमें कैसे होता है, उनकी जो कोशिकाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं,
उनके उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, यानी कि अमोनिया के रूप में एक्सक्रीट किया जाता है, जो सीधे कहाँ पे घुल जाता है बेटा, पानी में, क्योंकि वे पानी में रहते हैं तो वो सीधे पानी में घुल जाते हैं। अब हम बात करें अगर पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु जो होते हैं, अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन यानी कि सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत सफेद रंग का यौगिक होता है, जिसे हम यूरिक अम्ल कहते हैं, यानी कि यूरिक एसिड कहते हैं। तो आपने देखा, पक्षी, छिपकली, सर्प जैसी जो जंतुएं होती हैं, उनके शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ आता है वो कैसा होता है, उत्सर्जन पदार्थ कैसा होता है, अर्धघन यानी कि सेमी सॉलिड रूप में होता है, जो कैसे रंग का होता है, श्वेत रंग के होता है, सफेद रंग में, व्हाइट कलर में होता है। और उसका यौगिक क्या होता है, यानी कि वो जो केमिकल निकलता है वो है यूरिक अम्ल अथवा यूरिक एसिड। अब मनुष्य की अगर हम बात करें तो मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ जो है वो किस रूप में आता है, यूरिया के रूप में आता है। तो आपने देखा जो फिशेस होते हैं उनमें कैसे होता है बेटा, उनमें किस किस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, अमोनिया के रूप में वे उत्सर्जित करते हैं अपशिष्ट पदार्थों को। छिपकली, पक्षी, सर्प जैसे जंतुएं, उनमें से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है अथवा यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ में क्या होता है, यूरिया मुख्य होता है। तो आपको क्या करना है, इसको नोट करके रखना है, इधर उधर नहीं होना है, इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ के रखना है, आगे भी क्लासेस में आपको ये काम आएगा। तो बेटा ये तो हो गया हमारा ये चैप्टर जंतु और पादप का परिवहन। तो जरा हम लोग देख लेते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है इस लेसन में। देखिए हमने चलिए अब देखते हैं हमने क्या क्या सीखा है इस चैप्टर में। तो हमने देखा कि अधिकांश जंतुओं के शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है ना। तो जो सजीव होते हैं, जो बड़े जंतु होते हैं, उनमें रक्त का प्रवाह होता है शरीर में, और इस रक्त के प्रवाह के साथ साथ क्या होता है बेटा, विभिन्न कोशिकाओं को न्यूट्रिएंट्स, भोजन और पोषण, यानी कि भोजन सीधे सीधे नहीं, न्यूट्रिएंट्स के रूप में, पोषक के रूप में, और ऑक्सीजन का वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ये शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी ले जाते हैं। तो दो कार्य हो गए वहां पर रक्त का, है ना। एक तो पहला कार्य क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हर जगह हर कोशिकाओं तक पहुंचाना। दूसरा कार्य क्या हो गया, जो उसमें जमे हुए, जो कोशिकाओं में जमे हुए उत्सर्जन पदार्थ हैं उनको ले जाना। फिर हमने देखा कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हृदय और रक्त वाहिनियां होती है। तो परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल से वो बनी होती है। तो अगर परिसंचरण तंत्र के जो मेन ऑर्गन कौन सा है पूछे तो आप बताइएगा, हृदय है या हार्ट है। तो मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है। कहां पर बेटा, दो प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं मानव शरीर में। तो उसमें से धमनियों में से और शिराओं से रक्त का प्रवाह होता है, तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है ना। ये आप पढ़ चुके हैं कि हृदय जो है एक पंपिंग ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो मसल से बने हुए हैं। और क्या करता है, वो रक्त को पंप करता है, और धमनियों द्वारा, शिराओं द्वारा क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फिर हमने देखा था कि रक्त में कौन कौन से घटक होते हैं। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम आरबीसी अथवा रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिन्हें हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और पट्टिकाणु जिन्हें हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है। ठीक है, तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स, और जो हमारा पट्टिकाणु होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, उनको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अब रक्त का लाल रंग, लाल वर्णक युक्त जो होता है, वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है।
तो बेटे ये सब पॉइंट्स जो है आपने नोट करके रखना है, लिख के रखना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ब्लड का लाल रंग होना किसके कारण होता है बेटा? हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट होता है, उसकी उपस्थिति के कारण होता है। फिर किसी वयस्क व्यक्ति का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। तो अगर एक एडल्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो उसका हृदय जो है 70 to 80 बार धड़कता है। ये जो धड़कन है, ये जो स्पंदन है, इसकी दर जो है वो बढ़ सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, तो वो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो लगभग 70 to 80 बार उसका दिल जो है धड़कता रहता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? हृदय स्पंदन दर कहते हैं। अब धमनियों की बात की थी हमने और शिराओं की बात की थी, तो धमनियों का क्या कार्य है बेटा? धमनियां जो होती है हृदय से रक्त के सभी अन्य भाग, आई एम सॉरी, हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं। तो धमनियां जो होती है वो किस प्रकार के रक्त को का वाहक होते हैं बेटा? धमनियां जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन युक्त होता है जिस रक्त में, उस रक्त को हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में, यानी कि हमारे जो अन्य बॉडी पार्ट्स है उन सभी में, सभी कोशिकाओं तक ये पहुंचाते हैं। अब शिराओं की अगर हम बात करें तो शिराएं जो है शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं। क्या करती हैं शिराएं? शिराएं जो होती है शरीर के सभी भागों में, तो आप सोचिए जो सभी भागों से जो रक्त आता है वो रक्त किस प्रकार का होगा? जी हाँ, उसमें अपशिष्ट पदार्थ होंगे, है ना, यानी कि उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है अधिक होगी, जो हमारे शरीर के लिए उतना आवश्यक नहीं है, तो उसको बाहर निकालना भी है। तो शिराएं क्या करती है? शरीर के सभी भागों से रक्त को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजन के बिना वाले यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को क्या करती है? हृदय को वापस क्या करती है? रक्त को वापस हृदय में ले जाती है। और शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने का जो प्रक्रम होता है उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं या उत्सर्जन कहते हैं। तो हमने परिसंचरण तंत्र को देख लिया, जिसमें कि हृदय और जो है रक्तवाहिकाएं हैं, उनके कार्य क्या क्या है ये सब हमने देख लिया। अब शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का जो प्रक्रम होता है उसे उत्सर्जन कहा जाता है, एक्सक्रीशन कहा जाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होते हैं बेटा? 2 वृक्क होते हैं, 2 मूत्रवाहिनियां होती है, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। तो इन सब से मिलकर जो है उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। जो किडनीज होते हैं, एक पैर होता है, और जो होते हैं मूत्रवाहिनियां, ये देखो यहाँ पर, और मूत्राशय ये है, मूत्र मार्ग से क्या हो जाता है? जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। फिर हमने देखा कि लवण और यूरिया जल के साथ श्वेत पसीने के रूप से बाहर निकाल देती है। तो बेटा ये भी हमारे शरीर का एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है, जिसमें कि हमारे शरीर में जो लवण और यूरिया होते हैं उसको भी जल के साथ जो है श्वेत के रूप में, पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हमने देखा कि उत्सर्जित अपशिष्ट कैसे होते हैं। मछलियों में क्या होता है? मछलियों में अपशिष्ट ये अमोनिया के रूप में विसर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाते हैं। पक्षी, कीट, छिपकली, अर्धगन जो है सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल को उत्सर्जन करते हैं। और हमने देखा कि मनुष्य में कैसा होता है बेटा? यूरिया के रूप में, है ना। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से जो अवशोषित होता है वो क्या होता है? पादपों में जो उनके रूट्स होते हैं, जो उनके जड़ होते हैं, उनमें क्या होता है बेटा? बहुत छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, जिनके द्वारा क्या करते हैं? मिट्टी के कणों के बीच में से भी वे जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जो है जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा होता है, यानी कि जल और जो खनिज होते हैं उनका संवहन जो है जाइलम वेसल्स द्वारा होता है। पौधों की बात कर रही हूं, हम लोगों ने पढ़ा है इसको। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है।
तो फ्लोएम क्या कार्य करता है और जाइलम क्या कार्य करता है, ये आपने बहुत ही डिटेल में पढ़ के रखना है, एग्जाम में ये जरूर पूछा जा सकता है। फिर हमने देखा कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या होता है के दौरान जो है रंध्रों में से, स्टोमेटा में से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। ठीक है, यानी कि बहुत मात्रा में जो है प्लांट्स में से वाटर लॉस होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन जो है पौधों में उनके शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने में सहायता करता है, उनमें जो एक्सेस वाटर होता है उसको भी बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करता है। तो इतनी बातें हमने बेटा पढ़ लिया है इस चैप्टर में। आई होप किसी को भी इसमें कोई भी डाउट अभी नहीं है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप जरूर पूछिएगा मुझसे। ठीक है, किसी भी भाग में, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट आता है तो जरूर पूछिएगा। बेटा अब हम क्या करने वाले हैं, अब कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे, जो हमारे अभ्यास प्रश्न है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपके टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो है बहुत छोटे आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पहला है, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। जल और खनिजों का परिवहन मैंने आपको बताया जाइलम वेसल्स द्वारा होता है ना। तो आपका आंसर एक ही इसमें एक वर्ड में या एक सेंटेंस में आप इसका आंसर लिखिएगा बेटा, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आप एक ही सेंटेंस या एक वर्ड में इसको आंसर को खत्म कर दीजिएगा, लिखिएगा जाइलम। अगला है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। यहां पर भी आपका उत्तर कैसा होना चाहिए, बस एक ही वर्ड में होना चाहिए, वो आंसर है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम ही वो ऊतक है जो पौधों में क्या करता है, पत्तियों में बने हुए भोजन को सारे जो पादप शरीर में सर्कुलेट करता है। यस, अगला प्रश्न देखिए बेटा, लाल यानी कि रक्त में लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। रक्त में लाल रंग का वर्णक, कौन सा वर्णक बताया था मैंने आपको, कौन सा वर्णक है बेटा वो, वेरी गुड, हीमोग्लोबिन है ना। तो हीमोग्लोबिन ही वो वस्तु है, वह पिगमेंट है जो क्या करता है, क्या करता है, ब्लड को लाल रंग देता है और साथ साथ में बेटा ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड करता है ना। ये भी बताया था मैंने आपको कि जो ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ ये बाइंड करता है और सारे जो शरीर में जो है ये हीमोग्लोबिन की सहायता से ही हर कोशिकाओं में ये पहुंचता है। ठीक है, और जिन बच्चों में या जिन लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उनमें हम बोलते हैं रक्त की कमी हो गई है ना, तो उनको क्या दिया जाता है, आयरन टैबलेट्स दिया जाता है, क्योंकि आयरन, ये जो हीमोग्लोबिन है, हमारे शरीर में आयरन की कमी होने के कारण हीमोग्लोबिन जो है घटता रहता है और ब्लड में कमी आ जाती है। अगला है, हृदय का मुख्य कार्य क्या है। क्या कार्य है बच्चों हृदय का, वेरी गुड, हृदय रक्त को पंप करने का कार्य करता है ताकि यह पूरे शरीर में परिवहन हो सके। तो आपको मैंने बताया था जो हमारा हृदय होता है वो मांसपेशियों से बना होता है, कार्डियक मसल्स द्वारा बने होते हैं, और इसमें कैसी क्षमता होती है बेटा, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने की क्षमता होती है ना। मसल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम होता है। तो हृदय की जो हृदय की जो पेशियां होती है, जो कार्डियक, जिन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, रक्त को पंप करने का कार्य करती है, क्योंकि वो पंप करेगा तभी क्या होगा, पूरे शरीर में रक्त का परिवहन होगा। अगला है, रक्त का धक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है, बता सकते हैं बेटा आप लोग, बताइए आप लोग मुझे, रक्त का धक्का कब जमता है, ब्लड क्लॉट्स कब बनते हैं बेटा, जब हमें चोट लग जाती है, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो हमारा ब्लड बह रहा है वो धीरे 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 करके स्टॉप हो जाता है, वहां पर एक धक्का सा जम जाता है, क्लॉट सा जम जाता है, वो किस रक्त कोशिका का कार्य होता है, बताइए आप लोग, वेरी गुड, प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स कहते हैं हम उसको, या फिर उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना बेटा, पट्टिका अणु जिसे कहते हैं, वो क्लॉट्स बनाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न अगला है हमारा, लघु उत्तरीय, अगेन क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हमारे। तो पहला प्रश्न इसमें से, किसी जंतु या पादप में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है। अब देखो बेटा, कई कई बार हमारे कई बार नहीं, ज्यादातर, अब 1 वर्ड का क्वेश्चन आ गया, 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया,
इसके बाद फिर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें क्या लिखना होता है, 2 या 3 लाइंस में आपने आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे आप लोग, जैसे कि ऐसा एक प्रश्न आ गया, किसी जंतु या पादप में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, ये पूछा गया है। तो उत्तर क्या लिखेंगे, जंतुओं और पादपों में पदार्थों का परिवहन आवश्यक है क्योंकि, क्या रीजन है, ये शरीर के सभी भागों तक पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थ पहुंचाता है ना। तो बेटा ये अन्य आवश्यक पदार्थ के बारे में हमने बात की यहाँ पर, ये क्या होते हैं, पोषक तत्व तो पता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन भी पहुंचाते हैं, या अन्य आवश्यक पदार्थ क्या होता है बेटा। देखो बेटा हमारे शरीर में और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे हार्मोन्स होते हैं, ये भी रक्त द्वारा ही जाता है। ठीक है, तो पोषक तत्व, ऑक्सीजन, अन्य आवश्यक पदार्थ जो है ये शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। और क्या करता है, यह कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाता है ताकि उन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो केवल अच्छे पदार्थ, आवश्यक पदार्थ ही ये नहीं पहुंचाता, क्या करता है बेटा, हमारे शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी प्रक्रम हमारे शरीर में होते रहते हैं, उनके फलस्वरूप कुछ ना कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे कोशिकाओं में होता है ना। तो कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको ले जाने का, उनको क्या करने का कार्य करता है, वाहन करते हुए कहाँ ले जाता है बेटा, ये उन अंगों तक पहुंचाता है जिन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, है ना। तो वहां तक ले जाते हैं, और वहां पर क्या होता है, शरीर को के जो जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको फिल्टर किया जाता है ब्लड में से, है ना, जैसे कि हमने किडनीज की बात की थी, ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको शरीर से बाहर निकाला जा सके। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त के प्रमुख घटक क्या है, कौन कौन से घटक है रक्त में। बेटा ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में बहुत पढ़ा है इसको। क्या होता है बेटा, जो है लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसीज, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है ना। जो आरबीसीज की बात की थी हमने, फिर हमने श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में बात की थी, जिन्हें हम डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, शरीर को, सॉरी, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, है ना। हमारे शरीर को क्या करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो किस में होती है बेटा, श्वेत रक्त कोशिकाओं में होती है। और प्लेटलेट्स के बारे में भी बात किया था हमने, पट्टिकाणु जिन्हें हम प्लेटलेट्स, बिंबाणु कहते हैं, ये रक्त का थक्का जमने में मदद करती है, यानी कि आपके शरीर से बुरी तरह से कोई चोट वोट लगने पर एकदम से ब्लड जो है बिल्कुल फ्लो होकर नष्ट ना हो जाए, इसीलिए वे क्या करते हैं, वहां पर थक्का जमाने का कार्य भी ये करती है। तो 3 घटक हमने देखे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, है ना। तो आपने जब 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो इन तीनों को के नाम लिखिए, उनके कार्य भी वहां पर लिखिएगा। अब प्लाज्मा भी होता है ब्लड में, है ना। प्लाज्मा क्या होता है बेटा, जो अभी जो मैंने अभी 3 बताए वो क्या है, वो कोशिकाएं हैं, रक्त ब्लड सेल्स है। प्लाज्मा क्या होता है, रक्त का तरल भाग होता है। क्या होता है प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग होता है। तो रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा, इनसे मिलकर जो है पूरा ब्लड जो है वो उसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसका क्या महत्व है, यानी कि ट्रांसपिरेशन क्या है और इसका क्या महत्व है। तो वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने वायवीय भागों, यानी कि मुख्यतः पत्तियों के रंध्रों से, स्टोमेटा से जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन अथवा ट्रांसपिरेशन। तो ये क्या कार्य करते हैं, ये पौधों को ठंडा रखने में मदद करता है, यानी कि उनका जो टेम्परेचर होता है, जो प्लांट बॉडी में जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखता है ना। और क्या करता है,
ये चूषण, खिंचाव, ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, पैदा करता है, जिससे पानी बहुत ऊंचे पेड़ों तक भी पहुंच जाता है ना। यानी कि नीचे से, जड़ों से, देख सोचो जरा, लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर की पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य ये ट्रांसपिरेशन करता है। कौन से प्रक्रिया से? ट्रांसपिरेशन पुल द्वारा, चूषण खिंचाव की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा। अब अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है इसमें से, वो है धमनी और शिरा में क्या अंतर है। तो बेटा आपने इसको अच्छी तरह से नोट करके रखकर लिखकर पढ़ना है। धमनी और शिरा, आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर है, ये बेसिक चीज है बेटा। ये अभी आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप बड़े क्लासेस में जाओगे, तब भी आपको ये बहुत काम आने वाली है। धमनी क्या करती है? ये शरीर के, हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, और इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती है। ये बात भी आपने नोट करना है, क्योंकि शरीर, हृदय से आने वाला जो ब्लड होता है वो काफी फोर्स में आता है, काफी प्रेशर में आता है। तो ये जो धमनियां होती है, ये क्या करती है? उस ब्लड को ले जाने का कार्य करती है जिसमें ऑक्सीजन होता है ना, सीधे हृदय से ले जाती है ये। तो इनकी दीवारें कैसी होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए, लचीली, इलास्टिसिटी उनमें होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, क्योंकि उनके मोटे होने से ही जो हाई प्रेशर में ब्लड आता है, ताकि उनकी जो दीवारें हैं वो जल्दी से फटे ना। ओके। अब शिराएं क्या है बेटा, जिन्हें हम वेन्स कहते हैं? ये शरीर के विभिन्न हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, पहले हमने धमनी की बात की जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को सारे शरीर में पहुंचाता है। शिरा क्या करती है, वेन्स क्या करते हैं? ये शरीर के विभिन्न हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती है। इनकी दीवारें जो होती है वो पतली होती है, क्योंकि इतने ज्यादा फोर्स से वहां से कोई ब्लड नहीं आता है। इसी कारण शिराओं की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। और थोड़े से लंबे टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। देखो पहला है, मानव के हृदय की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। क्या लिखोगे आप लोग? देखो पहले तो हम हृदय के बारे में ही लिख देते हैं। मानव हृदय जो है एक पंप की तरह कार्य करता है, जो लगातार धड़कता रहता है। हृदय के दाईं ओर शरीर से आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है। तो बेटा हमने पढ़ा है जो हृदय के 4 चेंबर्स होते हैं, 4 कक्ष जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, है ना? आलिंद और निलिंद कहते हैं हम लोग। दाईं ओर 2 और बाईं ओर 2, है ना? तो जो दाईं ओर होता है उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है रक्त आता है। हृदय इस रक्त को क्या करता है? फिर फेफड़ों में पंप करता है, यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें पंप कर देता है, जहां रक्त जो है शुद्ध होकर ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। क्योंकि लंग्स, हमें पता है ना बेटा, ये सब हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है, बस आपको एक बार रिकॉल करना है इन चीजों को, ठीक है? तो वहां पर क्या होता है? फेफड़ों में क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है वहां पर, सीधे क्या आता है? ऑक्सीजन आता रहता है। तो जो हृदय जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में जो पंप करता है, तो क्या होता है? वहां से रक्त जो है, रक्त का शुद्धिकरण होता है ना? यानी कि उसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है ज्यादा आ जाती है। अब शुद्ध रक्त क्या करता है? शुद्ध रक्त जो है हृदय के बाईं ओर वापस आता है। कहां पर आता है? जो पल्मोनरी, जो हमारे जो लंग्स है, वहां से फिर कहाँ को आता है बेटा? ये बाईं ओर आता है, रक्त के, यानी कि हृदय के जो है बाईं तरफ आता है, लेफ्ट साइड की तरफ आता है ना? लेफ्ट एट्रियम में आता है। फिर क्या, कहाँ को जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन से ब्लड होते हैं बेटा? कैसे ब्लड होते हैं? शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन से युक्त ब्लड होते हैं। फिर हृदय फिर इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। किसके द्वारा पंप किया जाता है? एयोर्टा के द्वारा। जो हमारी महाधमनी होती है, जो बहुत बड़ा वेन होता है, उसके द्वारा क्या करता है? पूरे शरीर में ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पंप करता है। और यह पूरी प्रक्रिया जो होती है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, वो एक लयबद्ध संकुचन और विश्राम के रूप में होता है ना?
मैंने आपको बताया था ना, हार्ट के मसल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, है ना। एक लयबद्ध तरीके से एक रिदमिक प्रोसेस होता है, यानी कि वो एक संकुचन होता है, फिर एक विश्राम होता है, कंट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। और इसी लयबद्ध संकुचन और विश्राम को क्या कहा जाता है बेटा, हृदय स्पंदन कहा जाता है, हार्ट बीट कहा जाता है ना। फिर देखो अगला एक और प्रश्न कर लेते हैं, पादपों में जल और खनिजों का परिवहन कैसे होता है। तो ये जरा जल्दी से देख लेते हैं, ये बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया था कि जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल होता है, मूल रोमों द्वारा जो अवशोषण जो होता है, उसे क्या किया जाता है, जाइलम द्वारा परिवहन होता है। जाइलम जो है वो पानी और खनिजों को शरीर यानी कि पत्तियों तक, तनों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है बेटा, वो पूरे शरीर को क्या करता, पूरे शरीर में से जो भोजन होता है पत्तियों में बने हुए, वहां तक। फिर आपको वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के बारे में भी मैंने बताया था, है ना, कि जो पत्तियों से जल के वाष्पीकरण के कारण जो खिंचाव पैदा होता है, जो ऊपर की ओर खींचता है, वो ऊंचे पेड़ों पर भी जल के परिवहन के रूप में जाता है। यानी कि पूरे शरीर में इस तरह से भोजन का और जल का परिवहन पौधों में होता रहता है। तो बेटा इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर लिए हैं। अगले क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सर।